पाकिस्तान ने भारत के ऊपर न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अपनी शाहीन 2 को इस्तेमाल किया था 9 तारीख के रात को। जी हां, सेंसेशनल डिटेल सामने आ चुके हैं। ऑफिशियली इंडियन आर्मी ने यह चीज रिवील किया है, गवर्नमेंट ने यह चीज रिवील किया है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया था और ये दिल्ली के अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट की तरफ जा रहा था, जब सिरसा के ऊपर भारत ने इसको S-400 का इस्तेमाल करते हुए इंटरसेप्ट कर दिया। बहुत ही सेंसेशनल खुलासा है, इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा और बहुत सारी खबरें हैं, अपडेट्स हैं पिछले 24 घंटों के। और मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। लेट्स स्टार्ट। ये जो मिसाइल है शाहीन 2 माना जाता है, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, ये अभी ऑफिशियल हो चुका है और इसकी जो स्पीड है 8 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है। 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की रेंज मानी जाती है इस मिसाइल की। इसके साथ साथ चाइनीज A-100 और फतेह 2 का मिसाइल भी पाकिस्तान ने यूज किया था, जो भारत ने इंटरसेप्ट कर लिया था। भारत ने आकाश तीर और S-400 का इस्तेमाल किया था इन मिसाइल्स को गिराने का। लेकिन सबसे सेंसेशनल बात यह है कि पाकिस्तान ने जब ये शाहीन 2 का इस्तेमाल किया था वो नूर खान बेस से इस्तेमाल किया था। जी हां, और यही वो रीजन है कि 10 तारीख के रात को भारत ने नूर खान बेस और पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स जहां पे स्टोरेज की जाती हैं वो और न्यूक्लियर की जो डिलीवरी मैकेनिज्म जिस जिस एयर बेसिस में है उनके ऊपर हमला किया। ये सेंसेशनल डिटेल्स अब सामने आ चुके हैं। देयर वाज अ रीजन, एक कारण था कि भारत ने क्यों अचानक, तो भारत ऐसे ही उठ के तो किसी देश के न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर तो वॉरहेड्स के ऊपर तो अटैक नहीं करेगा ना। भारत ने, ये रीजन था दोस्तों, ये रीजन था कि भारत ने कैराना हिल्स और कहूता और बहुत सारे जो ऐसे लोकेशन है जहां पे पाकिस्तानी न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर थे वहां पे अटैक किया था। तो अब ये डिटेल सामने आ चुके हैं और ये हमें ये चीज बताता है कि पाकिस्तानियों को अपने जो स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड था या भ्रम था, जो अभी उतर चुका है। उनके 400 से 500 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के बाद, उनके सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के बाद भारत के अंदर कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को हमने उड़ा दिया। तो ये बताता है कि भारत ने कैसे एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड किया, क्योंकि अगर गलती से अगर हिट हो जाता कोई पाकिस्तान मिसाइल तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हालत होता था। तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, पिछले 75 साल में ऐसी एस्केलेशन कभी हुई नहीं है। दूसरी बात, ये सेंसेशनल न्यूज अभी ये आ चुकी है कि व्हाइट हाउस में हमारे जो ट्रंप भाई साहब हैं उन्होंने 2 आतंकवादियों को शरण दिया है। जी हां, शरण ही नहीं दिया है बल्कि पदवी भी दी है। जो 2 फॉर्मर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो ऑपरेटिव्स थे वो अब व्हाइट हाउस में रहेंगे। इस्माइल रोयर और शियाक हमजा यूसुफ, ये 2 लोग एक्यूज्ड हैं टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में। इनफैक्ट इस्माइल रोयर जो है वो बंदा 2000 के 2000 में उसकी ट्रेनिंग हुई थी लश्कर ए तैयबा के अंदर। उसने फिर इस्लाम कबूल किया था उस टाइम पे। उसने फिर पाकिस्तान के अंदर भारत के ऊपर जो मिलिट्री ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया था। और उतना ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे जो बैंगलोर में भी ब्लास्ट हुए थे उसमें भी वो उसका हाथ था। और ये बंदा, उसको 13 इयर्स तक वो प्रिजन में था। जी हाँ, यूएस में 13 साल तक वो जेल में था और 20 साल की उसको सजा हुई थी। यूएस के कोर्ट ने ये सजा दिया था टेररिज्म के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का, इस्माइल रोहर। और ये बंदा अब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाइट हाउस के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल है। जी हां, ये अनबिलीवेबल चीज हुआ है। इस बंदे को रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर काम करने को मिलेगा व्हाइट हाउस के अंदर। जो बंदा टेररिस्ट है, इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, उसको अब व्हाइट हाउस में रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर काम करने को दिया जाएगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और इतना ही नहीं, दूसरा जो बंदा है हमजा यूसुफ, ये बंदा भी इन्वॉल्व था बहुत सारी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन में यूएस के अंदर। इसको भी अरेस्ट किया था यूएस ऑफिशियल्स ने और ये बंदा भी अब छूट गया है और ये भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर रहा है। ये जो सेंसेशनल रेवोल्यूशन है, ये ट्रंप की खुद की जो सपोर्टर है लॉरा लूमर, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जो ट्रंप की सपोर्टर है, उन्होंने, लॉरा लूमर ने ये चीज को एक्सपोज किया है।
और अब ये डिसीजन के आने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों को निकालेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा, बहुत नजदीकी से मैं ट्रैक करूंगा। मुझे लगता तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस तरफ आजकल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाले, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर टेररिस्ट को शरण देना और उनको पदवी देना, अनबिलीवेबल स्टफ। तो भारत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ट्रंप से, ये चीज बहुत क्लियर हो चुका है। मेरे पिछले कुछ वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ट्रंप ने क्या क्या चीजें की है भारत के अगेंस्ट, और ये लेटेस्ट प्रोवोकेशन है। भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, हमारे उनके 6 दिन का विजिट चल रहा है यूरोप का, जहां पे वो नेदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी में मीटिंग्स करेंगे, ठीक है। और उनकी विजिट इन 3 देशों में है, लेकिन इन 3 देशों के अंदर वो 3 से बहुत ज्यादा देशों के, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ मीटिंग करेंगे। और माना जा रहा है कि डीप स्टेट, जी हाँ डीप स्टेट, वही डीप स्टेट जिसने यूक्रेन वॉर कराया यूएस के साथ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, उस डीप स्टेट के ऑफिशियल्स के साथ भी माना जा रहा है कि उनकी मीटिंग्स यहां पे होंगी, क्योंकि अब डीप स्टेट के अंदर एक दरार आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस को यूरोप से अलग करने में, नेटो के अंदर से अलग करने में जुटे हुए हैं, अब डीप स्टेट ट्रंप के अगेंस्ट भी गेम खेलना चाहता है। तो कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने में मोदी सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की थी। इनफैक्ट मोदी जी मिले भी थे यूरोपियन यूनियन चीफ और बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स के साथ। तो जयशंकर जी ये विजिट के अंदर ऑलरेडी उनके कुछ मीटिंग स्टार्ट हो चुके हैं डेनमार्क के ऑफिशियल्स के साथ हेग में, और माना जा रहा है कि डीप स्टेट के साथ अब भारत की नेगोशिएशंस होंगी। डीप स्टेट का वो अंग, वो वर्ग जो डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है इस समय। तो ट्रंप भारत के खिलाफ हो चुका है, और यूरोपियन यूनियन का डीप स्टेट अब भारत के साथ कुछ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि डीप स्टेट अब भारत के साथ में आ गया, ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन नेगोशिएशंस इस समय चल रही हैं, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ये यूरोप का ट्रिप को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करूंगा, और ये यूरोप का ट्रिप उस टाइम पे जयशंकर जी कर रहे हैं जिस टाइम पे जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं जो हम भेज रहे हैं, जिसके बारे में मैं इस रिपोर्ट में आगे भी बात करूंगा, जो 7 टीम्स जो जा रही हैं पूरी दुनिया में, ऑल पार्टी टीम्स जो हैं, उसके साथ पैरेलली ये मीटिंग्स हो रही है। तो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक आउटरीच हो रहा है भारत की तरफ से यहाँ पे। और बहुत एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आईएमएफ ने भाई जो 1 और 2 बिलियन का जो एड दिया था पाकिस्तान को, जो अनाउंस किया था भाई, उसमें अभी नई कंडीशंस लग गई है, मतलब सेंध लग चुकी है। आईएमएफ ने भाई अभी अचानक से 11 कंडीशंस रखी हैं पाकिस्तान के सामने। अगर पाकिस्तान इसको पूरा नहीं करता तो आईएमएफ उसको अगला ट्रांच नहीं पेमेंट करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि आईएमएफ से पैसा मिल जाएगा, भीख मिल जाएगा, 1 बिलियन का लोन मिल जाएगा, अब उनका जो आईएमएफ से लोन मिलने का जो चांसेस है वो गिरते हुए दिख रहे हैं। ये 11 शर्तें क्या है, मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला शर्त ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बोला है कि उसको अपने सिटीजन्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने होंगे, ठीक है, और सब्सिडीज को कट करने होंगे। मतलब अपने जो पाकिस्तान अभी जो डिस्काउंट्स दे रहा है, सब्सिडीज दे रहा है अपने सिटीजन्स को, वो उसको कम करने होंगे। दूसरा, रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का डेडलाइन भी रखा है आईएमएफ ने। जून तारीख तक पाकिस्तान ने अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं किया, जहां पे उनको जो ये जो पुश्तैनी फार्मर्स हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं गवर्नमेंट के रिसोर्स का, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो भाई आईएमएफ का लोन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ये भी करप्शन और ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए कहा है, ये तो कभी होगा नहीं। उसके बाद में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बोला है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली के बिल्स को बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को, ना पड़ेगा। सेम विद गैस ऑल्सो, गैस कुकिंग बिल्स भी बढ़ेगा, और गरीबी और बढ़ेगी। और जो इंडस्ट्रीज है ना, वो एक अलग ग्रिड को यूज करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब जैसे हमारे देश में एक ही पावर ग्रिड के अंदर सारे इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स यूज करते हैं, राइट, उसी तरह पाकिस्तान में अलग सिस्टम है। तो आईएमएफ ने इंटरेस्टिंगली ये बोला है कि जो नेशनल ग्रिड के साथ उनको कनेक्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल ग्रिड को, लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत सारे आउटेजेस वगैरह होंगे शहरों में, जैसे लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कराची में। तो भाई इसमें और ज्यादा तकलीफ होते हुए मुझे दिख रहा है पाकिस्तानी सिटीजन्स को। यहाँ पे कैब जो है
जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल बिल के अंदर एक सरचार्ज कैप होता है, अभी फिलहाल वो ₹3.21 का है पाकिस्तान के अंदर, उस कैप को रिमूव करने के लिए बोला, मतलब दाम और बढ़ेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बंद करने के लिए कहा है IMF ने, क्योंकि भाई पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं है कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, क्योंकि उनके पास सब्सिडी देने के लिए कुछ है ही नहीं इंडस्ट्रीज के लिए। तो इससे पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत IT सेक्टर उठ रहा था वो भी अभी और ज्यादा ठप पड़ जाएगा। यूज्ड कार इंपोर्ट्स के ऊपर भी भाई अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कहा है, तो वो भी कुछ चीज़ें हैं। बट एनीवेज ये उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, भारत का नहीं है। अभी यहाँ पे एक और बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ आई है कि भारत पाकिस्तान के जो जेट्स को हमने जो डाउन किए हैं उसको भारत अभी रिवील करने वाला है कि कितने जेट्स हमने किए हैं, फोटोज के साथ, फोटोज के साथ। तो जो भी ये पाकिस्तानी ट्रोल्स अभी तक जो बोल रहे थे कि हमने कुछ उनका जेट्स मार के नहीं गिराया है, तो वो अभी खबर फॉल्स प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक वो 5, जी हां 5 पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स के गिराने का सबूत देने वाले हैं। मिराज 5, JF-17, F-16 और एक एवैक, इन सब के जो पाकिस्तान के जो इक्विपमेंट है इन सब के साथ वो भी भारत ने मार गिराया। इन सब के प्रूफ अभी भारत देने वाला है बहुत जल्दी। अब यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने, अब इसमें कोई सरप्राइज नहीं रहा, कि गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने की कोशिश की थी, और भारत के जो L-70 एयरगन, जो अपग्रेडेड L-70 एयरगन है, उसने उन मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के ऊपर पाकिस्तानी फेंक रहे थे। और जो खालिस्तानी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो हैं वो उनके दोस्त हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर जिस पाकिस्तान आर्मी ने अटैक करने की कोशिश की, उस उन लोगों को सपोर्ट करते हुए इन खालिस्तानियों को शर्म नहीं आती है? ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। जो खालिस्तानी पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं अभी कनाडा में, यूके में, यूएस में, वो सब बेशरम बन के देख रहे हैं नपुंसकों के तरह जब पाकिस्तान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक कर रहा है। जी हाँ, ये इन लोगों को आप क्या बोलोगे, ये मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। खैर, ये इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी की तरफ से आई है तो ये एक्यूरेट है, ये कोई पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब पाकिस्तान ने भाई भारत को कॉपी तो हमेशा करता ही है, लेकिन यहाँ पे वापस किया है। पाकिस्तान ने भारत को कॉपी किया है इस बार। भारत जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेज रहा है उसी तरह अब ये जो बिल्लो है जो भिलवाल भुट्टो है, वो बोल रहा है कि भाई उसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक लेटर भेजा कि भाई प्लीज़ हमारा एक टीम लेके जाओ और पूरे दुनिया में, US, UK, बेल्जियम, फ्रांस, यूरोप, सारे यूरोपियन देशों में जाके पाकिस्तान का वर्जन ऑफ झूठ को फैलाओ, ये बोलने की इंस्ट्रक्शंस दी गई है बिल्लो को। और ये शहबाज शरीफ ने उसको बोला है, ऐसा बिल्लो ने बोला है। और ये कॉपी किया है पाकिस्तान ने। भारत ने जैसे ही अनाउंस किया 2 दिन बाद वो भी अपना डेलीगेशंस भेज रहे हैं। खुद का कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं होते यहाँ पे। अभी दूसरी खबर ये भी आ रही है कि भाई इंडियन आर्मी ने बोल दिया कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं है ये सो कॉल्ड सीज फायर का। मतलब इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ने खुद ये चीज़ आज कंफर्म किया है कि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि 18 तारीख को एक्सपायर हो रहा था सीज फायर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डेडलाइन एज सच है नहीं। पहली बात तो कोई सीज फायर ही हमने साइन नहीं किया, तो डेडलाइन का तो यहाँ बात ही नहीं उठता। ये सब कुछ जो पीस अभी चल रहा है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चल रहा है। ये चीज़ इंडियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने क्लैरिफाई कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लैरिफाई हो चुकी है। और एक बहुत बड़ा एक्सपोजे यहाँ पे हुआ है। हमारे जो भारत के अंदर 3 बड़े अटैक्स जिस टेररिस्ट ने किया था, जो नागपुर में RSS हेडक्वार्टर्स के बाहर जो किया था, बेंगलोर के इंडियन साइंस कांग्रेस में जो अटैक हुआ था, CRPF कैंप में रामपुर में जो अटैक हुआ था, और माना जाता है कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट भी जो हुआ था जिसमें एक बंदा, ये जो टेररिस्ट इन्वॉल्व था, रसौल्ला निज़ाम मईन अलियास अब्बू सैफुल्ला खालिद, ये टेररिस्ट को सिंध प्रांत के अंदर अननोन गनमैन ने मार गिराया है। जी हाँ, ये बंदे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया था ISI ने। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी और ISI ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया था पहलगाम अटैक के बाद में। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के बाद भी अननोन गनमैन ने इस आदमी को, इस टेररिस्ट को ठोक दिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के अंदर। जो बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व था टेररिस्ट अटैक के अंदर उसको मार गिराया।
भारत ने अभी जो रिसेंटली बांग्लादेश के जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस किए थे, नॉर्थ ईस्ट के पोर्ट्स को बंद कर दिया था, उसके वजह से 770 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा बांग्लादेश को। 42% ऑफ बायलैटरल एक्सपोर्ट्स डिस्ट्रॉय होगा बांग्लादेश को। और ये एक रिटेलिएशन मेजर था, ये गवर्नमेंट ने कहा है। और इससे और बांग्लादेश जैसे देश के लिए 770 मिलियन बहुत होता है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे तो आज जैसे अनाउंस हुआ हमारा फॉरेक्स रिजर्व 678 बिलियन डॉलर्स का हमारा फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है। बांग्लादेश का तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, तो उनके लिए 770 मिलियन डॉलर बहुत होता है। वो गरीबी में और ज़्यादा सड़ेंगे बांग्लादेश के अंदर जो लोग हैं, जो रेडिकल लोग हैं। और ये चीज़ भारत ने अभी कर दिया है। मोहम्मद यूनुस के जो ऑफिशियल ने इमीडिएटली रिएक्ट किया है इसको, उसने बोला है कि भाई ऑफिशियली उनको कुछ ऐसा बोला नहीं गया है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपस में बातचीत करके रिजॉल्व करेंगे, ऐसा करके शेख बसीरुद्दीन, कॉमर्स एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ने बोला है। मतलब वो और बोल भी कह सकता है, भीख ही तो मांगेगा कंगलू। तो ये चीज़ हुआ है। और ढाका में भाई अभी सारे रैलीज को अभी बैन कर दिया गया है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ढाका मेट्रोपॉलिटन इतने बड़े बड़े नाम देते हैं शहरों को, बकवासी तो जगह है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ये चीज़ अनाउंस किया है कि अब जो ढाका के अंदर कोई प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर एक सिविल वॉर के हालात बन रहे हैं, और उसको ठप करने के लिए गवर्नमेंट पैनिक मोड में आ चुका है। मोहम्मद यूनुस की जो इलीगल सरकार है वो पैनिक मोड में आके अभी प्रोटेस्ट्स को क्लैम डाउन कर रही है। यूएस से जो एनजीओज हैं वो तो कुछ बोलेंगे नहीं इसके बारे में, डेमोक्रेसी का मर्डर जो हो रहा है, खैर ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डर का माहौल बना हुआ है बांग्लादेश के अंदर। उनको पता है कि भारत का रॉ भी वहाँ पे कुछ कर रहा है, भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इन सब के बीच में ये जो एम्बार्गो है प्रोटेस्ट का बांग्लादेश के अंदर, वो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे जो अजित डोवल जी हैं एनएसए, उनकी मीटिंग अभी, उनकी एक फ़ोन कॉन्वर्जेशन हुई है ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ। मतलब जो ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अहमदियन, उनके साथ हुई है। और ये फ़ोन कॉल के बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये था कि दोवल ने बोला कि भाई ईरान को जो चाबार पोर्ट है और आईएनएसटीसी है रशिया के साथ, उसके अंदर भारत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इसके लिए बातें हुई है। भाई अजीत डोवाल जी एनएसए हैं, ठीक है, वो जाके उनकी बात हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो ईरान के हैं उनके साथ। अब वो दोनों मिलके ट्रेड तो डिस्कस नहीं करेंगे ना, ये कोई कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ तो मीटिंग नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ तो मीटिंग नहीं हुई है, तो दो एनएसएस मिलके क्या बात करेंगे। तो आई एम श्योर इसमें कुछ और भी बातें हुई होंगी। इंडिया पाकिस्तान के जो कन्फ्रंटेशन है उसके बारे में यहाँ बातें हुई है, बहुत सारे सोर्सेस ये बता रहे हैं। तो भारत ईरान के साथ कुछ अभी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें चाबार का कितना रोल होगा, मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि चाबार से ईरान को कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है और कुछ होने वाला है। आईएनएसटीसी बहुत दूर की बात है अभी फिलहाल। यस, वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट तो हुआ है, उस एंगल से तो आईमैक के में भी पैचेस में काम तो चालू हो ही गया है, सप्लाई तो चालू हो ही गया। लेकिन यहाँ पे गेम थोड़ा कुछ बड़ा है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि हमास जिसने ट्रेनिंग किया था पहलगाम के अटैकर्स को, हमास का बैकर ईरान है। तो अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ईरान के साथ कोई दोस्ती यारी पप्पी जप्पी होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा, बाकी आपको लगता होगा तो देख लीजिए। बलोच लिबरेशन आर्मी, इन्होंने वीडियो रिलीज किया जो जफर एक्सप्रेस का जो ट्रेन का अटैक था, जहां पे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को कब्जा को बंदी बना लिया था बलोच लिबरेशन आर्मी ने, उसका पूरा वीडियो इन्होंने पूरा 34 मिनट्स का रिवील किया है। पूरी बेइज्जती हो चुकी है पाकिस्तानी आर्मी की, क्योंकि ये वीडियो के अंदर उन्होंने दिखाया कि कैसे औरतों और बच्चों को बीएलए वालों ने रिलीज कर दिया और पाकिस्तान आर्मी को कैसे बंदी बना लिया, और पूरी ह्यूमिलिएशन है। ये पूरा 34 मिनट का वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो को कैसे बीएलए ये कर रहा है। अब बलोचिस्तान के बाद में सिंध के अंदर फ्रीडम के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। सिंधु देश का जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट, JSFM एक पॉलिटिकल ग्रुप है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल ग्रुप है। वहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि जो सिंध नेशनलिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान के आर्मी ने बहुत ही जालिम तरीके से बंद कर दिया, उनको रिहा कर दिया जाए। और JSFM के जो लीडर्स हैं वो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब सिंध को आज़ाद कर दिया जाए, और वो यूनाइटेड नेशन से अपील कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लेके कुछ करें।
तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि एक तरफ से बलूचिस्तान की एक्टिविटीज़ बहुत फास्ट हो चुकी है। इनफैक्ट आज सुबह भी एक बहुत नया अटैक हुआ था। आए दिन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के, 10-10, 20-20, 50-50 ट्रूप्स एवरी डे मर रहे हैं बलूचिस्तान का हाथों। तालिबान भी अटैक्स, टीटीपी का भी अटैक्स अभी कल ही हुआ था एक और दूसरी तरफ से अब सिंध में भी ये हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहे हैं। बीसीसीआई ने विड्रॉ कर लिया है एशिया कप के कप में से, और उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, इसके लिए विड्रॉ कर चुके हैं। तो एशिया कप जो है श्रीलंका में हो रहा है नेक्स्ट मंथ। ये तो अंडर एक्सपेक्टेड ही था। एक बहुत ही बड़ी खबर ये है कि जो हैदराबाद की जो पुलिस है उन्होंने 2 आईएसआईएस के जो टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, तेलंगाना पुलिस ने कर लिया है। सॉरी, एक को हैदराबाद से उठाया, एक को विजयनगरम से उठाया, वैजाग से उठाया। ये लोग सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग कर रहे थे और सऊदी अरेबिया से माना जाता है इनको इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। और जी हाँ, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान नहीं। तो इनको सऊदी अरेबिया से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे और इन्होंने प्लान कर रखी थी कि बहुत सारे मल्टीपल लोकेशंस में हैदराबाद के अंदर अटैक करने का इनका प्लान था। वो अटैक आईएसआईएस के ऑफिसर के जो टेररिस्ट हैं उनको हमने पकड़ गिरा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो यूट्यूबर्स को अरेस्ट करने का प्रोसेस है बहुत तेज़ी तरीके से चल रहा है। हरियाणा में बहुत 2 यूट्यूबर्स को अरेस्ट कर लिया है। ज्योति मल्होत्रा, सो कॉल्ड ज्योति मल्होत्रा, जो कन्वर्ट हो चुकी थी, जो पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट के साथ जिसने शादी कर लिया, उसको तो अरेस्ट कर ही लिया। लेकिन उसके साथ साथ माना जा रहा है कि 5 से 10 और यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी भारत ने अरेस्ट कर लिया है और वो अभी फिलहाल एनआईए की या तो कस्टडी में है या उनकी इंटरोगेशन हो रही है स्पेशल टास्क फोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से। यूपी में हुआ है, हरियाणा में हुआ है और इनफैक्ट माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी अभी हो रहा है। एक अशोका यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है अली खान, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। अभी फिलहाल तो इंटरनल क्लीनअप बहुत ही बड़े स्केल में चल रहा है। इनफैक्ट ऐसे भी न्यूज़ आ रही है कि चाइना के जो जो भारत के व्लॉगर्स हैं जो चाइना जा चुके हैं, उनको भी किसने पैसे दिए, क्या कैसे उन्होंने वीडियोस बनाए, ये भी इन्वेस्टिगेशन अभी है। तो जो भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं, सब के सब रडार में है। दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बंदा जासूस है, लेकिन उनमें से हो सकता है एक बहुत बड़ा परसेंटेज जासूसी का काम में भी इन्वॉल्व हो। मैं नाम इस वीडियो में अभी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एनआईए कभी भी मिड इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ रिवील नहीं करता। हालांकि ज्योति मल्होत्रा का केस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बता दिया है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पर्सनली मैं अगर मुझसे अगर आप पूछो तो मैं तो पिछले कुछ सालों से यूट्यूब में दिख रहा था कि बहुत सारे भारत के व्लॉगर्स जाके चाइना की लाल करते रहते हैं, पाकिस्तान की लाल करते रहते हैं कि भाई कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों को हमें नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान हमारी जो देश का एनिमी है, ये तो एकदम क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान लोग इनोसेंट है, देखिए ये जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ये बहुत ही वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि 100 में से 70-80% जो पाकिस्तानी हैं दे आर ओके विद एलईटी, दे आर ओके विद जेईएम। उनको कोई गलत काम नहीं लगता वो लोग जो कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कि भाई पाकिस्तानी आवाम जो है वो एक है, हम सब, ये सारी चीज़ें बकवास है। बहुत सारे रेडिकलाइज लोग हैं। हाँ, होते हैं, हो सकते हैं वहाँ पे भी अच्छे लोग हो, हर देश में होता है। 10 में से 100 में से 10-20 हो सकता है ऐसे लोग हो जिनको इनमें से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिंपथाइज करते हैं। भले बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे लेकिन सिंपथाइज करते हैं जैश ए मोहम्मद के साथ, एलईटी के साथ। अरे ये वो लोग हैं जो लोग आज भी ये बोल रहे हैं कि पहलगाम अटैक जो है वो भारत ने खुद के ऊपर करा है। अब ऐसे लोगों को आप कैसे आप ट्रस्ट करोगे, राइट? तो इनका यूट्यूब चैनल्स देखना, व्लॉगर्स को देखना, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों को लेके आता रहूंगा, डेली अपडेट्स देते रहूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।